सभी मित्रों को सुप्रभात, नमस्कार। मुनेश मौर्य प्रयागराज से आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूं। और आज सुबह सुबह फेसबुक पर लाइव हूं, तो कुछ विषय हैं जिस पर वार्ता करनी है और जो भी हमारे साथी हैं वो जुड़ जाएं, जिससे कि मैं अपनी वार्ता को प्रारंभ कर सकूं। जितने भी आरक्षण पीड़ित साथी 69,000 के, वो तत्काल जुड़ जाएं और आगे की वार्ता के क्रम में, जिससे कि मैं अपने विषय को प्रारंभ कर सकूं। जो भी हमारे साथी मित्र दोस्त मुझे देख रहे हो, वो इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे कि अन्य लोग भी जुड़ जाएं। जो भी हमारे साथी हैं वो जिस भी ज़िले से हो, जो हमें देख रहे हो, वो तत्काल जुड़ जाएं, जिससे कि मैं अपने विषय को प्रारंभ कर सकूं। बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे कि आने वाली सुनवाई जो 17 अक्टूबर को लगी है, और बहुत तरीके के वाद विवाद। और जैसा कि आज आप लोगों को मालूम है कि आज इलाहाबाद प्रयागराज में भी चंद्रशेखर जी का एक मामला लगा हुआ है 6800 के संबंध में, जिसमें अगर सुनवाई होती है तो हो सकता है कि जो 6800 का जियो है उस पर भी बहस हो, और जो मूल चयन सूची का विषय है उस पर भी बहस हो। तो मैं भी सभी मित्रों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि बहुत अर्ली मॉर्निंग में सुबह सुबह जुड़ गया आप लोगों से, इस वजह से अभी काफ़ी लोग सक्रिय नहीं हैं, सो रहे हैं या किसी अपने कुछ कार्यों में व्यस्त हैं। लेकिन क्योंकि मैं दिन में काफ़ी व्यस्त रहता हूं, इसलिए मेरे लिए संभव नहीं हो पाता दिन में आप लोगों से वार्ता करना, तो मैं इसे सुबह सुबह आना उचित समझा। तो सभी मित्रों से आग्रह है कि जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को अन्य ग्रुप में भी शेयर कर दें, जिससे कि हम आगे की वार्ता का प्रारंभ कर सकें। और आज मैं चाहूँगा कि हमारे जो मित्र जिनके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, सुनवाई से संबंधित, आरक्षण से संबंधित, या किसी प्रकार का 69,000 से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न, अगर उनके मन में किसी प्रकार की कोई भी दुविधा है या किसी भी प्रकार की वो जानकारी चाहते हैं, या किसी बात को लेकर वो स्पष्ट नहीं है, दुविधा की स्थिति है, तो मैं मित्रों से आग्रह करूंगा कि आप लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से अपना सवाल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, और मैं कोशिश करूंगा कि सभी मित्रों के सवालों के जवाब मैं आपको ऑनलाइन फेसबुक पर दे सकूं। मित्रों, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला, इस आरक्षण घोटाले की गूंज सरकार के उच्च स्तर पर अमित शाह से लेकर माननीय मुख्यमंत्री योगी तक, शिक्षा मंत्री तक, प्रदेश के सभी मंत्रियों तक, विपक्ष तक, हर पक्ष तक ये बातें पहुंच चुकी हैं। विधानसभा चुनाव में विपक्ष के लोगों ने इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाया, लेकिन फिर भी जिस स्तर पर विपक्ष को इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाना था, कहीं न कहीं वो इस मुद्दे को उस स्तर तक ले जाने में नाकामयाब रही। जैसा कि प्रमुख विपक्षी दल माननीय अखिलेश यादव जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया भी हैं, जब हम लोग का आंदोलन इको गार्डन में चल रहा था, उसी समय एक उनका धरना चल रहा था, जिसके संबंध में उनको
पुलिस ने डिटेन किया और उनको ले आके इको गार्डन में छोड़ दिया। लेकिन वो इको गार्डन में ही थे, लेकिन हम लोगों से मिलने नहीं आए। और उसी समय कुछ साथी हमारे उनसे मिलने गए तो उनके साथ वहाँ पर उनके सुरक्षा गार्ड जो थे उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया। और विपक्ष में इस मुद्दे को सबसे ज़्यादा ओम प्रकाश राजभर जी उठाते रहे। ओम प्रकाश राजभर जी हर मंच से ये कहते हैं कि 19,000 ओबीसी और एससी की सीटों का घोटाला हुआ है। जब सीटों का घोटाला 19,000 का था और एक 6806,000 का लॉलीपॉप लोगों को पकड़ा दिया गया, जो लोग कहते हैं कि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही ये जो 6800 लोगों की सूची आई है, ये आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आई है। जब आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अगर ये सूची आई है तो आयोग में तो 5,844 सीटें थी। तो 5,844 सीटें थीं और सूची आई है ओबीसी की 5660 सीटों की। तो 200 सीटें और कम क्यों हो गई? 200 सीटें किन दमादों को दे दी गई। और एससी की 1040, 99 इसमें स्पेशल कैटेगरी, ठीक है। तो ये सूची जिस दिन आई थी, उस सूची को आने से पहले जो हमारे सचिव हैं प्रताप सिंह बघेल जी, उनके पसीने छूट रहे थे। जब भी लोग जाते थे पूछते थे सूची के विषय में, सर सूची कब जारी होगी, कितने लोगों की जारी होगी, कैसे जारी होगी, प्रत्यावेदन वालों का क्या होगा। तो प्रताप सिंह बघेल जानते थे कि ये जो सूची हम किसी भी दबाव में जो जारी करने जा रहे हैं, इससे किसी का हित नहीं होगा। ना तो इस सूची में जिन लोगों का नाम होगा उनका हित होगा और ना तो सरकार का हित होगा। उल्टा एक नया रायता फैलने वाला है। और अंत में वही हुआ, उन्होंने सूची तो जारी कर दी, लेकिन उन्होंने जिलों का आवंटन नहीं किया। जिलों का आवंटन क्यों नहीं किया, ये सोचने का विषय है। आवंटन कैसे करते? जब 69,000 सीटों के सापेक्ष 67,867 लोगों की काउंसलिंग की जा चुकी है। थर्ड काउंसलिंग जो है 6,696 पदों पर की गई। तो जब 6,696 पदों पर थर्ड काउंसलिंग की जा चुकी है, तो 6,696 पदों की काउंसलिंग में कितने पद शेष रह सकते हैं? 100, 200, 400, 500 हम मान लेते हैं। चलिए कुछ लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं ली, 1,000 पद। लेकिन सूची तो 6800 लोगों की है ना, एक छोटी मोटी संख्या नहीं होती। 6800 एक बड़ी संख्या होती है। तो 6800 लोगों के लिए अगर जब तक नए पदों का जो है सृजन तो किया नहीं जा सकता, पुरानी भर्ती के लिए नए पदों का सृजन तो नहीं किया जा सकता ना पुराने पदों के लिए। तो उसको जैसे लोग कुछ लोग बोलते हैं कि 6800 जो है वो 69,000 का ही पार्ट है। तो भैया 6800 69,000 का पार्ट कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 69,000 प्लस 6800 आप करेंगे तो ये लगभग चली जाएगी 84,000। तो ये अपने आप में भी ये पूरे जो जियो आया था, इस असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2019 का जो जियो आया था, उसके आधार पे ये पूरी भर्ती ही अवैध हो जाएगी। जब पदों की संख्या को विशेष परिस्थितियों में घटाया या बढ़ाया जा सकता है, ये विज्ञापन में मेंशन था और ये हर विज्ञापन में मेंशन रहता है। लेकिन पदों की संख्या को अगर घटाया बढ़ाया भी जाता है तो उसमें भी आरक्षण के वही नियम लागू होते हैं जो पहले से लागू थे। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो बेसिक शिक्षा में जितनी भी भर्तियाँ होती हैं, ये सभी भर्तियाँ बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के तहत होती है।
बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 ये कहती है कि प्रदेश में जो भी भर्तियां होंगी वो जिला स्तरीय होंगी और उन पर आरक्षण का पालन जिला स्तर पर किया जाएगा। लेकिन जो हम लोगों की सूची बनाकर दी गई 67,867 की, इस पर जिला स्तर पर सूची न बनाते हुए इन्होंने सीधा प्रदेश स्तर पर सूची का निर्माण कर दिया और हम लोगों से जो है एक फॉर्म भरवाया जिसमें हमें सभी जिलों का वरीयता क्रम ले लिया कि आप किस जिले में अपनी भर्ती चाहते हैं। और उसके बाद जब इन्होंने सूची को तैयार किया तो सूची तैयार करते समय सबसे पहले इनको मूल्य चयन सूची तैयार करना था। मतलब जो एक्चुअल कैंडिडेट जो हमारे सेलेक्ट हो रहे थे, पहले आपको 67,867 लोगों की चयन सूची बनानी थी और उसके बाद आपको उनके जिलों का आवंटन करना था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने डायरेक्ट जिला आवंटन के नाम पर ओबीसी एससी कैंडिडेट को जो अनारक्षित श्रेणी में, मतलब यूआर कैटेगरी में सेलेक्ट हो रहे थे, वो लगभग 28,800 कुछ समथिंग कैंडिडेट थे जो कि टोटल यूआर कैटेगरी में सेलेक्ट हो रहे थे। लेकिन इन्होंने ये दोहरा आरक्षण, मतलब इन्होंने 13,007 लोगों को तो ओवरलैप करा दिया, लेकिन उसके बाद जो लोग बचे उनको दोहरा आरक्षण के नाम पे कि इन्होंने प्राथमिक चरण में जो है 5% का रिलैक्सेशन लिया हुआ है पासिंग मार्क में, या एज में रिलैक्सेशन लिया हुआ है, या फी में रिलैक्सेशन लिया हुआ है, इसलिए इनको जो है ओवरलैप नहीं कराया जाएगा और इनको इनकी कैटेगरी में समायोजित किया जाएगा। जिस वजह से 13,007 लोग तो कैटेगरी में चले गए, लेकिन अन्य लोग जो थे वो इस लड़ाई से बाहर हो गए। ये गलत नीति जो इन्होंने अपनाई, इसकी वजह से सबसे पहली बात तो जो इन्होंने सूची तैयार की, जो इन्होंने कट ऑफ, जो इन्होंने जब रिजल्ट जारी किया, जो रिजल्ट जारी किया उसमें अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी के पिता का नाम और अभ्यर्थी का किस जिले में चयन हुआ है, सिर्फ यही चीज़ें प्रदर्शित की। और कहीं भी ये नहीं प्रदर्शित किया कि उनका पासिंग मार्क कितना है, उनका सिलेक्टेड इन कैटेगरी विच कैटेगरी, उनको यूआर में सेलेक्ट किया गया है या उनको ओबीसी में सेलेक्ट किया गया है या एससी में सेलेक्ट किया गया, एससी में सेलेक्ट किया गया है। ये सारी चीज़ें इन्होंने हाइड कर दी, छुपा दी। तो मित्रों, ये सब बताने का, ये सब चीज़ें आप लोग बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये सब बताने का सिर्फ एक कारण है कि सबसे पहली मांग हमारी जो थी, जिसके आधार पर हम लोग कोर्ट गए थे, वो थी मूल्य चयन सूची। मूल्य चयन सूची ही हमारा आधार थी, क्योंकि हमें मूल्य चयन सूची दे दी जाए। अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो ये मूल्य चयन सूची दे दें और मूल्य चयन सूची के आधार पर ही इस बात का फैसला हो जाएगा कि इन्होंने किसको कहाँ पर रखा है, कहाँ पर भेजा है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, शिक्षा मित्रों को 2.5 अंक का वेटेज जो था वो उनके हर साल के हिसाब से दिया गया था। तो सपोज कीजिए कि अगर कोई शिक्षा मित्र 12 साल से अगर या 10 साल से जो भी नौकरी कर रहा था, तो अगर 10 साल से नौकरी कर रहा था तो उसके वेटेज हो गए 25 अंक। तो जब इन लोगों की फाइनल कट ऑफ बनी तो शिक्षा मित्रों के गुणांक 100 से ऊपर भी चले गए। तो जब शिक्षा मित्र गुणांक में 67.11 जो यूआर कैटेगरी की जो गुणांक थी, अगर उससे ज़्यादा किसी का होता है तो उसको आपको यूआर में ही रखना है, उसको कैटेगरी में नहीं रखना। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जितने भी शिक्षा मित्र जो कि 67.11 से ऊपर थे, ओबीसी एससी कैंडिडेट थे, उनको भी ओवरलैप नहीं कराया और उनको भी उनकी कैटेगरी में समायोजित कर दिया। ओवरलैपिंग के नाम पर इन्होंने लोगों को उनकी कैटेगरी में समायोजित कर दिया कि ये दोहरा लाभ लिए हैं, ये शिक्षा मित्र हैं, इन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया हुआ है, इन्होंने फी में रिलैक्सेशन लिया हुआ है। तो इस वजह से इनको शिक्षा मित्रों को इन्होंने लाभ नहीं दिया। पहली चीज, लगभग 7,000 शिक्षा मित्र हमारे 69,000 भर्ती में थे। और इसी तरीके से जो अन्य कैंडिडेट जो 82 नंबर पर पास थे,
और या 90-97 की लड़ाई में 90 नंबर पास थे, उनको भी इन्होंने ओवरलैप नहीं कराया। हर तरीके से जो धांधली थी उनकी। तो मूल चयन सूची जो हमारा आधार है, तो हमें मूल चयन सूची पर फोकस करना चाहिए और आगे की जो भी बहस हो वो मूल चयन सूची पर ही आधारित होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस समस्त विवाद की जो जड़ है वो मूल चयन सूची ही है। जब तक 2-2.5 साल की सुनवाई में अगर हम सरकार से एक मूल चयन सूची हासिल नहीं कर पाए, ना तो एक ऑर्डर हम करवा पाए कोर्ट से कि सरकार मूल चयन सूची विद इन टाइम बाउंड ये जो कोर्ट में सबमिट करे। इवन आयोग में भी इतनी सुनवाइयाँ हुई, 2 साल तक लोग गए आए। आयोग के अध्यक्ष माननीय लोकेश प्रजापति ने कितनी बार अधिकारियों को डांटा और बोला कि आप लोग अगली बार मूल चयन सूची लेके आइए, तो नहीं लेके आए। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है आप अभ्यर्थियों को दिखा दीजिए, नहीं दिखाया। तो मूल चयन सूची जो है वो बताना बहुत ज़रूरी है। जब इन्होंने कट ऑफ तक नहीं बताया, जब हम लोगों ने अपने तरीके से जब चीज़ों को खंगाला, तब हमें पता चला कि जो पहली कट ऑफ आई थी वो 67.11 यूआर कैटेगरी की थी, 66.73 जो ओबीसी की थी, 61.01 एससी की थी और 56% जो है एसटी की थी। तो इस तरीके से जो है इन्होंने जो है कट ऑफ भी नहीं बताया। कट ऑफ जो है हम लोग अपने पास से ले पाए, हम लोगों ने ढूंढा और हम लोगों ने सर्च करके हर एक चयन सूची बनाई। चयन सूची के माध्यम से हमें पता चला कि 13,007 कैंडिडेट को सिर्फ जो है यूआर में भेजा गया जो ओबीसी कैटेगरी के थे। 1753 एससी कैंडिडेट थे जिनको यूआर में भेजा गया और 24 कैंडिडेट ऐसे थे एसटी के जिनको यूआर कैटेगरी में भेजा गया। अब आती है आरक्षण की बात। आप लोगों को पता है आरक्षण जो है 2 तरीके का होता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। वर्टिकल रिजर्वेशन जो हमें मिला हुआ है वो आरक्षण अधिनियम 1994 के तहत मिला हुआ है और जो कि प्रदेश की सभी भर्तियों में लागू होता है। और इसके आधार पर ओबीसी को 27%, एससी को 21% और एसटी को 2%। ये वर्टिकल रिजर्वेशन है। और वर्टिकल रिजर्वेशन के ही अंदर हमारा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है। 50% तक जो है वो आरक्षित श्रेणी होती है, उसमें ही 27, 21 और 2% का ये आरक्षण होता है। और प्लस उसी के अंडर में हमारा 4% का डिसेबल कैटेगरी का, 2% का डीएफएफ का और 5% का एक्स सर्विसमैन का, और उसी में 20% वुमेन रिजर्वेशन महिला आरक्षण होता है। तो ये जो 20% का वुमेन रिजर्वेशन है, इसी के संबंध में एक आख्या मांगी कि 20% वुमेन रिजर्वेशन कैसे दिया जाए। उसी के संबंध में जो 5 जनवरी 2022 को जो जियो जारी हुआ है वो वुमेन रिजर्वेशन के माध्यम से ही जारी हुआ है। वो जो 6800 लोगों की सूची है उसमें सिर्फ वर्टिकल रिजर्वेशन के ऐसे लोगों का ही स्थान होना चाहिए था जो डीएफएफ श्रेणी के, एक्स सर्विसमैन श्रेणी के, डिसेबल श्रेणी के या महिला श्रेणी के थे। सिर्फ वर्टिकल रिजर्वेशन के ही लोग हो सकते थे और वो उसमें किसी ओबीसी, पिछड़ा, दलित को आरक्षण में हुई किसी भी धांधली के लिए कोई सूची नहीं जारी की गई थी। क्योंकि इन्होंने विसंगति तो बताई, लेकिन जब विसंगति पे आई कि अगर 6800 लोग का चयन करने से आपका 27 और 21% पूरा हो रहा है, लेकिन पूरा हो नहीं रहा है, लेकिन अगर वो कहते हैं तो हम चलिए कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि 6800 पे आपका पूरा हो रहा है। तो जब 6800 पे आपका रिजर्वेशन पूरा हो रहा है तो उसके संबंध में आपको कोर्ट में हलफनामा देना चाहिए ना कि मूल चयन सूची के साथ आप हलफनामा दे देते कि सर ये गड़बड़ियाँ थी और ये हमने सही कर दिया है। और ये 6800 लोग हैं जिनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है क्योंकि इनकी जगह पर 6800 अवैध सामान्य वर्ग के लोग गलती से भरे गए हैं। हम ये चाहते हैं कि कोर्ट एक आदेश पारित कर दे कि इन 6800 लोगों को जो है बाहर करके इन 6800 लोगों को न्याय देकर इस मामले का पटाक्षेप कर दिया जाए। लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि सरकार 6800 सूची के पक्ष में है, 6800 अभ्यर्थियों के पक्ष में है
और वो 6800 लोगों को नौकरी देना चाहती है, तो मैं आपको बता दूं वो किसी एक भी ओबीसी एससी दलित को नौकरी नहीं देना चाहती, क्योंकि वो 6800 लोग उसके उतने ही प्रिय हैं जितना कोई अपने घर का बच्चा होता है। हमारे ओबीसी और एससी नेताओं ने तो हमें लावारिस छोड़ दिया है, लेकिन जनरल वर्ग के नेता आज भी अपने समाज को लेकर बहुत ही सचेत हैं। उनको मालूम है कि एक नौकरी जो होती है उसका क्या महत्व होता है और आने वाली कितनी पीढ़ियों तक उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब बात करेंगे राजनीतिक रूप से, अगर देखिए तो चुनाव से पहले बहुत, अभी बीच में अनुप्रिया जी ने बोला कि हमने अमित शाह जी से बात की है और अमित शाह जी ने जो है बात की है, लेकिन मामला वहीं पे आके अटक जाता है कि जब 6800 कोर्ट में है और उसमें डबल बेंच ने भी 6800 करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम 69,000 को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका मूल जियो है इस भर्ती का वो 69,000 के लिए है, तो 69,000 से एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको जो कुछ भी करना है तो 69,000 के अंदर करिए। तो कुछ लोग कहते हैं भैया 69,000 कोई स्टे नहीं है, ये स्टे से बड़ा स्टे है। जब 69,000 से एक्सेस आप नहीं कर सकते तो 69,000 के अंदर इतनी सीटें नहीं खाली है कि आपको नियुक्ति मिल जाएगी। अभी बीच में कुछ लोगों ने रायता फैलाया कि जो सीटें खाली होंगी उसको दो चरणों में 6800 को पूरा किया जाएगा। अभी सीटों का ब्यौरा मंगाया गया है, 75 जिलों से सीटों का ब्यौरा लगभग पहुंच रहा है। किसी जिले में 10 सीट, किसी जिले में 5 सीट, किसी जिले में 2 सीट, किसी जिले में 1 सीट, इस तरीके से पूरे प्रदेश में अगर 500-700 सीटें अगर आपको मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। और जो 500-700 सीटें जो हैं वो किसी ओबीसी एससी की नहीं है, वो जिस वर्ग से खाली होके आई हैं वो उसी वर्ग की है और उस पर सभी वर्गों का सामान्य अधिकार है और उस पर फिर से अगर उनको देना भी है तो उनको उसके लिए काउंसलिंग करानी पड़ेगी। तो इस बात को आप लोग समझ लीजिए कि अगर आप लोग 13-156 महंतपाल एंड अदर्स की जो याचिका है आप लोग उसी पर फोकस कीजिए। 6800 तो आपका जो है उसी के अंदर आता है, जो भी घोटाला निकल के आएगा। अब वो 15,000 का निकल के आता है, 17,000 का निकल के आता है, या 6800 का ही निकल के आता है, या 800 का निकल के आता है, या कुछ भी नहीं निकलता। पहले इस चीज़ पे बहस तो करवा लीजिए, आप लोगों को क्या दिक्कत है भाई? 6800 हो नहीं रही है, हो रही होती तो आप चलिए करवा लेते, अंतरिम लीव ले लेते, चले जाते, आप ज्वाइनिंग कर लेते, हम लोग अपना लगे रहते कोर्ट में, जो होता सो देखा जाता। लेकिन क्योंकि अब पिछली 3-4 सुनवाइयों से आप कुछ सीखिए, कुछ समझिए, कुछ देखिए कि जब वहाँ पे सीधा जज ये बोल रहा है कि ये रायता आपने फैलाया, अब आप ही समेटो, कैसे समेटोगे मैं नहीं जानता, लेकिन 69,000 ज़्यादा नहीं हो सकता। तो भैया ये मिरेकल कहाँ से हो जाएगा कि 69,000 में आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा? क्या आप ये चाहते हो जीवन किसी के गोद पे बैठ के आप नौकरी करोगे, या एक पद के लिए दो वेतनमान दिए जा सकते हैं? पहले आप डायरेक्शन तो देख लीजिए, जो कोर्ट क्या डायरेक्शन दे रहा है। भाई अभी एक नेताजी थे, उन्होंने कहा कि हम लोग को सुप्रीम कोर्ट से जाकर टाइम बाउंड ऑर्डर ले आना चाहिए। तुम्हें तो जाइए सुप्रीम कोर्ट से टाइम बाउंड ऑर्डर लेके आइए। आरक्षण पे हमारे कुछ साथी गए थे सुप्रीम कोर्ट तक, बेचारे बड़ी मेहनत किए, कितना पैसा इकट्ठा किए, लेकिन हुआ क्या, वहाँ पे रिट डिसमिस कर दी गई कि आप चैनल से आइए। चलिए ठीक है, आप डबल बेंच जा चुके हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप कर क्या रहे हैं, आप जाइए, लेकिन कुछ अच्छा लेके आइए जिससे सभी आरक्षण पीड़ितों को न्याय मिले। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप लोगों को समझना होगा और देखना होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो हमारी लड़ाई थी वो 67-11 के नीचे 27 और 21% की लड़ाई थी। अब जैसा कि आपको भी मालूम है कि चयन सूची जिन लोगों के पास हो, तो चयन सूची सरकार ने जारी की थी, आप उस चयन सूची को खोल कर देखिए, PDF अगर ना उपलब्ध हो बताइए, मैं भेज दूँगा। उसमें 52,614 सीरियल नंबर पर धीरज सिंह नाम का एक कैंडिडेट बैठा हुआ है, जिसका जो कट ऑफ है वो 67-11 है, वो जनरल का कैंडिडेट है धीरज सिंह। और 55,200 पर दीपक कुमार रावत नाम का, 52,614 पे जनरल है और 55,200 पे दीपक कुमार रावत करके एक ओबीसी कैंडिडेट है, जिसका लास्ट कट ऑफ है 66.73। तो अगर 55,200 ओबीसी का है, उसको हम माइनस कर देते हैं 52,614 से 2,586, तो 2,586 कैंडिडेट में और कट ऑफ में
0.38 में ही पूरा हमारा 18,598 सीटें ओबीसी की बनती हैं। 67,867 में 27% रिजर्व। तो 0.38 में क्या 18,598 सीटें समाहित हो सकती हैं? कतई नहीं हो सकती। अभी आप देख लीजिए, जो 6800 की सूची आई है थर्ड काउंसलिंग के बाद, उसमें 5660 सीटें मिली और 5660 सीटों में जो कट ऑफ थी वो कहाँ से कहाँ आ गई, कम से एक गुणांक से भी ज़्यादा। तो 0.38 में तो 18,598 सीटें नहीं जा सकती। इसका मतलब है कि चयन सूची में गड़बड़ियाँ हैं, कुछ एमआरसी के नाम पर, कुछ दोहरा आरक्षण ओवरलैपिंग के नाम पर लोगों को लड़ाई से बाहर कर दिया गया। तो देखिए, ये लड़ाई लंबी चलेगी और इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ, हम भी चाहते हैं कि लड़ाई सिंगल बेंच से ही ख़त्म हो जाए, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मुझे लगता है कि लड़ाई सिंगल बेंच में कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। ये ऊपर की अदालतों में जाएगी, क्योंकि अगर मेरिट पे बहस होगी तो सूची का रिवाइज होना, रिविजिट होना, निरस्त होना, क्वैश होना पॉसिबल है। और अगर ऐसा होगा तो जो नई चयन सूची में जो लोग बाहर होंगे वो निश्चित तौर पर कोर्ट जाएंगे और हमको भी जाके अपने आप को डिफेंड करना होगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए और लड़ाई को मजबूत करिए। दूसरी बात, जो 17 अक्टूबर की डेट लगी, अभी सितंबर में काफ़ी छुट्टियां हैं और आप लोग अगली डेट जो 17 तारीख की लगी है, 17 तारीख के बाद 20 अक्टूबर से शीतकालीन अवकाश हो जाएगा। तो आप लोग बहुत आशा मत लगाइए कि अगली 17 तारीख की जो सुनवाई है, क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है जस्टिस राजन रॉय जी की बेंच भी बदल जाएगी उसके पहले। तो जो नया जज आएगा वो पहले तो कंफर्टेबल ही नहीं होगा इस विषय को सुनने के लिए, और अगर कंफर्टेबल होगा भी तो उसको समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। और क्योंकि अभी सरकार के भी जो प्राइवेट काउंसिल थे जेएन माथुर जी, उनको अपोज कर दिया गया है, तो वो उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया कि वो नहीं आएंगे। तो सरकार को भी अपने आपस में बैठक करनी पड़ेगी और वो जो है किससे बहस करवाना चाहते हैं, सरकार अपना पक्ष कैसे रखेगी। क्योंकि 1356 में हम आरक्षण पीड़ितों ने लगभग हर बात रख दी। शायद ही ऐसा कोई विषय है जो हमारा अभी कोर्ट में रखा जाना बाकी है, क्योंकि जितनी भी बातें आज तक हुई हैं वो सारी बातें कोर्ट में रखी जा चुकी हैं। और अब हमें सिर्फ अपनी चीज़ों को डिफेंड करना है कि अगर कोई विपक्षी उन चीज़ों को गलत तरीके से इंटरप्रेट करता है कोर्ट में, तो हम उसको जो है डिफेंड करेंगे कि नहीं, आप जो कह रहे हैं वो गलत है, सही है, क्योंकि हमारा विषय लगभग रखा जा चुका है। दूसरी जो याचिका है 323 भारती पटेल वाली, उसमें भी लगभग ऑर्डर हो ही चुका है कि अगर नए पद आएंगे तो उस पर सबका अधिकार है और सबको मौका मिलेगा, और 69,000 से ज़्यादा आप कर नहीं सकते, और 68,500 की जो रिक्त सीटें हैं उसको आप इसमें जोड़ नहीं सकते। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अभी जो मुख्य बहस है, अब हमारी जो मेन लड़ाई है, वो लड़ाई है श्वेता चौहान और रॉबिन सिंह, ये जो दोहरा आरक्षण के ऊपर 2 याचिकाएं पड़ी हुई हैं। क्योंकि ये सारी लड़ाई हमारी जो है ये दोहरा आरक्षण वाले मामले पर ही टिकी हुई है। श्वेता चौहान और रॉबिन सिंह की याचिका डिसमिस हो जाए, जो दोहरा आरक्षण का जो हमें लाभ दिया गया है इसी पे बहस होनी है, और इस पे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के ऑर्डर हैं कि दोहरा आरक्षण पे हमारी विजय सुनिश्चित है। क्योंकि प्रावधान भी यही कहता है कि अगर हमने किसी भी प्रकार का जो है खुली प्रतिस्पर्धा में अगर हमने पहले किसी प्रकार का कोई लाभ लिया भी है, तो अंतिम कट ऑफ अगर हमारी जनरल या जनरल से ज़्यादा है तो हमें हमारी कैटेगरी के प्रति समायोजित नहीं किया जा सकता। तो दोहरा आरक्षण पर सुनवाई होगी, तो दोहरा आरक्षण पर जब हम विजयी होंगे तो ऑटोमेटिक हमारी ओवरलैपिंग जो नहीं हुई है वो गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी और कोर्ट के डायरेक्शन में ही करनी पड़ेगी, और उसमें सुधार होगा। फिर आप देखिएगा कि ये सीटें 6800 से कितनी ज़्यादा होती हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा।
कि वो एक्चुअल संख्या कहाँ जाती है। और अभी जो 13,156 में भी कुछ ऑर्डर आए हैं, जो लास्ट ऑर्डर आया है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोर्ट क्या करेगा, क्योंकि बहुत सारे मामले इसमें हौज पौज हो गए हैं। जज को भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस मामले को सुने और किस मामले को छोड़े। तो इसका कैटेगराइजेशन होना है। कैटेगराइजेशन मतलब इसको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाएगा कि किन किन तरीकों के मामले इसमें कनेक्टेड हैं 13,156 में, उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके उनकी सुनवाई की जाएगी। जैसे उसमें मूल चयन सूची और ओवरलैपिंग का मामला है, 323 भारती पटेल वाला मामला है, दोहरा आरक्षण वाला मामला है। इन सबको कैटेगराइज करके जो भी बंच ऑफ मैटर्स जो भी 13,156 में पेंडिंग है, उसको रणविजय सिंह जो CSC हैं वहाँ वो उसको डिवाइडेशन करके जज साहब को देंगे। और हमारे जो भी अधिवक्ता हैं, जो कोर्ट में हमारे अधिवक्ता हैं, जो किसी भी याचिका पर हैं, वो अपनी अपनी जो भी याचिकाएं हैं वो किस विषय से संबंधित है इसका विवरण वहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। उस तरीके से उनको कैटेगराइज करके उनको अलग कर दिया जाएगा। जितनी भी याचिकाएं 13,156 में पड़ी हुई हैं आज तक, वो सभी याचिकाएं ऑल द बेंच मैटर्स जो हैं अलाउड हैं। कोई भी याचिका डिसमिस नहीं है, इसलिए किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और सभी का हित सुरक्षित है। जो भी निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय के अधीन होगा। जो अंतिम निर्णय आएगा वो सभी याचिकाओं पर लागू होगा। और जो हमारे इलाहाबाद के साथी जो इलाहाबाद में जुड़े हुए हैं वो भी चिंतित ना हो कोई भी ऑर्डर, क्योंकि काउंटर रिजवाइंडर हमारी याचिका पे ऑलरेडी हो चुका है। सबसे पहला काउंटर जो सरकार ने लगाया तो इलाहाबाद में लगाया था। तो लखनऊ से कोई भी ऑर्डर आएगा तो उसको यहाँ इलाहाबाद में भी फॉलो करवा दिया जाएगा और इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, किसी का कोई हित प्रभावित नहीं होने जा रहा है। और अभी हाल फिलहाल हमारी जो लड़ाई होनी चाहिए वो चयन सूची, ओवरलैपिंग, दोहरा आरक्षण पर होनी चाहिए। और 6800 तो वैसे भी अगर आपका देखा जाए तो जियो में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। तो आप लोग बेहतर होगा आप लोग जाइए जो है जियो को रेक्टिफाई करवा लीजिए रद्द होने से पहले, क्योंकि कोई भी चैलेंज कर देगा। OBC SC नहीं चैलेंज करेगा तो जनरल के लोग चैलेंज कर देंगे तो रद्द हो जाएगा वो। वैसे भी 6800 जो है अब दूर की कौड़ी हो चुकी है, क्योंकि 6800 जो है वो 13,156 में ही है। और जो भी संख्या निकल के आएगी 6800 पहले आप ही का चयन होना है, बाद में अन्य लोगों का होगा। आप लोग इस चीज़ को समझते क्यों नहीं? आप लोग सिर्फ 6800 अटल सत्य कहने से कोई चीज़ अटल नहीं हो जाती। आप लोग अपने दिल को दिलासा मत दीजिए। आप लोगों को लगता है आप चयनित हैं, आप बिल्कुल बने रहिए चयनित, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम चयनित ही सही हैं। लेकिन कम से कम चयनित होने का जो गुमान है उसको तो सर्टिफाइड तो करवा लीजिए, मोहर तो लगवा लीजिए कोर्ट से। और वो मोहर तभी लगेगी, सर्टिफाइड मोहर, जब आप लोग 13,156 में आके एक बार आरक्षण में कितनी सीटों की धांधली हुई इस बात पर बहस करवा लीजिए। अगर 100 सीटें भी निकल के आएंगी, सबसे पहले 6800 में जो 100 लोग ऊपर होंगे उन्हीं का होगा, हमारा नहीं होने वाला। ठीक है, सबसे पहले आप ही का होगा। और हम भी चाहते हैं कि जो हमसे योग्य हैं, जिनके नंबर कट ऑफ हमसे ज़्यादा है, पहले उन्हीं का चयन, हम उनके बाद हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन आप लोग मुद्दों पे रहिए और मुद्दों की लड़ाई लड़िए, क्योंकि 6800 अब कोई मुद्दा है नहीं। मुद्दा है आरक्षण, ओवरलैपिंग और दोहरा आरक्षण जो जनरल वाले लगे हुए हैं। अगर आप सोचिए यार 13,156 में बहस होगी दोहरा आरक्षण पे, अगर हम खुदा न खास्ता हार गए तो ये जो 6800 सीटों का जो पुलिंदा, एक फेक पुलिंदा जो आया है, वो भी ध्वस्त हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं? आप लोग क्यों नहीं समझते? मेन मुद्दे पे बहस करवाइए, अपना निस्तारण करवाइए, और इसका कोई विकल्प नहीं है, अन्य कोई विकल्प नहीं है। 6800 अगर अटल सत्य था, अटल सत्य है, अटल सत्य रहेगा तो वो तभी रहेगा जब 13,156 रहेगी। और 13,156 जिस दिन इस्तेनाबूत हो जाएगी उस दिन सारे अटल सत्य जो है ध्वस्त हो जाएंगे। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, ये हकीकत है। तो मित्रों, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं, अन्यथा इस लाइव सेशन को मैं ख़त्म करूँगा। आप लोग अगर कोई विषय हो तो आप लोग रख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रश्नों के जवाब दे सकूँ। जो भी अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप बता दीजिए।
और इसके बाद हम इस सेशन को खत्म करते हैं। ठीक है, फिर मित्रों धन्यवाद। आप लोग पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं हर विषय से। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।